थैंक यू सो वेरी मच मेरी पिछली वीडियो को पसंद करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरी वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम पनामा पेपर्स का ओवरव्यू कर रहे हैं और हमने मेरी पिछली वीडियो में जाना कि शेल कंपनीज कैसे स्टार्ट होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, ये कंपनीज गैर कानूनी क्यों नहीं होती और इनसे टैक्स अवॉइडेंस या मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह की जाती है। और इस दूसरे और आखिरी पार्ट में हम ये जानेंगे कि पनामा पेपर्स क्या थे, किसने लीक किए, किसको लीक किए, और हम इसी वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से किन किन लोगों के नाम पनामा पेपर्स में शामिल थे। शरीफ फैमिली तो एक छोटा सा हिस्सा था और शायद कुछ लोगों के नाम सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएं। Let's start. This is Gaurav Ali Rizvi and you are on my channel. एक राइटर ने कहा कि हर कोई जानता है कि बड़े पावरफुल लोग और पॉलिटिशियन करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पनामा पेपर्स ने वो मैकेनिज्म सामने लाकर रख दिया है कि ये करते तो हैं लेकिन कैसे। एक्चुअली पनामा पेपर्स का कोई डायरेक्ट ताल्लुक पनामा आइलैंड से नहीं है और ना ही ये पेपर्स पनामा गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, बल्कि ये पेपर पनामा में मौजूद एक लॉ फर्म के हैं जो पनामा में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम है मोज़ैक फोंसेका। Mossack Fonseca, una compañía con vasta experiencia y prestigio, construidos en base a una trayectoria que data desde el año 1977 como firma de abogados a nivel mundial. ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म्स में से एक मानी जाती है और ये कंपनी वैसे ही इन लोगों को ऑफशोर कंपनी खोल कर देती है, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। ये कंपनी अलाउ करती थी कि कोई भी हमारे पास आए, हम खास जान पहचान के बगैर भी आपके नाम कंपनी खोल देंगे। और जैसे मैंने बताया कि पनामा आइलैंड के लॉज इतने सख्त नहीं थे कि जांच पड़ताल के हवाले से, तो मोज़ैक फोंसेका ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए भर कर कंपनीज खोलना शुरू कर दी। ये लोग सिर्फ कंपनीज ही नहीं खोल रहे थे, बल्कि उन कंपनीज में काम करने वाले लोगों को भी लगाते रहते थे। ये कंपनीज एनुअली भरकर फीस इकट्ठा करती थी और कोई पूछगछ नहीं होती थी कि एक्चुअली कंपनी किसकी है। इवन कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो भी जाती थी, जैसे कि पनामा गवर्नमेंट ने अगर मोज़ैक फोंसेका से पूछ लिया कि फला कंपनी की डिटेल शेयर कर दें, तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो ऑलरेडी डमी नेम्स एंड बिजनेस हो रहा था। और मोज़ैक फोंसेका इतनी रिजिड थी प्राइवेसी में कि अपने किसी भी क्लाइंट का नाम नहीं बताती थी और ना ही डिटेल शेयर करती थी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, क्लाइंट सीक्रेसी के नाम पर। और इसीलिए ये लॉ फर्म बेस्ट कंपनी थी ऐसी ऑफशोर कंपनी बनाने के लिए जिससे मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स अवॉइडेंस की जा सकती हो। यहाँ हमें एक शख्स मिलता है जिसका असली नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जिस नाम का इस्तेमाल हुआ वो था जॉन डो। इस शख्स ने जर्मन न्यूज़पेपर सुडेट्शे ज़ाइटुंग का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनका नाम बैस्टियन ओबेमायर था को कांटेक्ट किया और कहा कि मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है और मैं वो डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या आप इस डाटा में इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। जॉन डो ने 2.6 टेराबाइट का डाटा, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख डॉक्यूमेंट्स थे, 48 लाख ईमेल्स, 30 लाख डाटाबेस फॉर्मेट, 21 लाख पीडीएफ, 11 लाख तस्वीरें और 3,20,000 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शामिल थे। और जब बैस्टियन ओबेमायर ने उसको देखना शुरू किया तो वो हैरान ही होता गया। बैस्टियन ओबेमायर को कंपनी स्टार्ट करने के डॉक्यूमेंट्स मिले, एक दूसरे से कम्युनिकेशन की ईमेल्स मिली, पासपोर्ट की कॉपीज मिली और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब उन्हें बड़े नाम देखने को मिले, जैसे कि बशार अल असद, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर सिगमुंडो डावियो और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दोस्त सर्गेई रोल्डुगिन का नाम सामने आया, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये मामला बहुत ही बड़ा है और वो शायद इसको इतने बेहतर तरीके से आवाम के सामने ना पेश करें, तो उन्होंने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया। नाउ ICIJ वो इदारा है जो पूरा एक ग्रुप है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जिनसे सैकड़ों लोग मुंसलिक हैं। नाउ प्रॉब्लम ये थी कि ICIJ को इतने बड़े डाटाबेस को कंफर्म करना था, यानी मेक श्योर करना था कि इस डाटाबेस में जो बात की गई है वो सही है और इसमें कोई फेक डाटा शामिल नहीं है। इसलिए ICIJ ने फैसला किया कि वो इस डाटाबेस पर अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा। जो लीक जिस मुल्क से होगी उस लीक पर उसी मुल्क का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम करेगा। और ICIJ के नेटवर्क में जो पाकिस्तान से रिलेटेड जर्नलिस्ट था, उनका नाम था उमर चीमा।
उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और बताया कि मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ वगैरह कैसे नीलसन एंड नेस्को कंपनी से रिलेटेड हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि शरीफ फैमिली तो छोटा सा नाम था इन पेपर्स में। इनके अलावा जिन लोगों के नाम सामने आए वो ये हैं: अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट मॉरिशियो मैक्री, यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको, सऊदी अरब के किंग, इक्वाडोर के साबिक सदर राफेल कोरिया, कतर के शहजादे हमाद बिन खलीफा अल थानी, सूडान के सदर अहमद अल मिरगानी, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर सिगमुंडोर डावियो, ऑस्ट्रेलिया के साबिक सदर मैल्कॉम टर्नबुल, इटली के साबिक वज़ीर आज़म सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जॉर्जिया के साबिक वज़ीर आज़म बिट्ज़ीना, ऐसे ही यूक्रेन, मोल्दोवा, इराक, जॉर्डन के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, यस बीबी, मरियम, हसन एंड हुसैन नवाज़, इंडिया से अनुराग केजरीवाल एंड विजय माल्या, अर्जेंटीनियन फुटबॉलर लियोनेल मेसी, फीफा एथिक्स कमेटी के मेंबर हुआन पेड्रो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फीफा यूजीनियो फिगुएरेडो, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा जियानी इन्फेंटिनो, जोसेफ लुइस जो कि एफसी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट रहे। ऑनेस्टली फीफा एंड फुटबॉल से रिलेटेड तो इतने लोग शामिल थे पनामा डॉक्यूमेंट्स में कि मैं सबके नाम भी नहीं ले सकता। सो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, प्लीज़ चेक करें। मीडिया पर्सनालिटीज़ में जैकी चैन, यस हमारे जैकी चैन, अमेरिकन गॉट टैलेंट के साइमन कॉवेल, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, एमा वॉटसन वगैरह भी शामिल हैं। नाउ कमाल की बात यह है कि इसमें पाकिस्तानी और भी लोगों के नाम थे, जैसे कि फ़र्रुख इरफान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, रहमान मलिक, यस हमारे रहमान मलिक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मलिक मोहम्मद कयूम, मेंबर ऑफ सेनेट अनवर सैफुल्ला जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हुमायूं सैफुल्ला जो कि नेशनल असेंबली के साबिक मेंबर हैं, उस्मान सैफुल्ला जो कि सेनेट के मेंबर हैं, सलीम सैफुल्ला वो भी सेनेट के मेंबर हैं। ये तो वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा सफ़ाई टेक्सटाइल के मालिक अब्दुल्ला फैमिली, हाशू ग्रुप के चेयरमैन सदरुद्दीन हाशवानी, बर्जर पेंट्स के CEO महमूद अहमद, हबीब बैंक लिमिटेड के चेयरमैन सुल्तान अली अलाना, चैनल 24 के फाइनेंशियर गौहर एजाज, हिल्टन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर शहबाज यासिन मलिक, पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान के ओनर अकील हसन एंड तनवीर हसन, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप एंड लाक्सन ग्रुप के ओनर जुल्फ़िकार लखानी, अहमद रियाज जो कि बहरिया टाउन के ओनर मलिक रियाज के बेटे भी शामिल हैं। और मैंने ऑनलाइन बहुत चेक किया इन लोगों के हवाले से, लेकिन मुझे इन अशखास की रिपोर्ट्स तो मिली जियो, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून से, दी न्यूज़ वगैरह से, लेकिन इनके हवाले से मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन या फैसलों की डिटेल नहीं मिली। तो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिए। डू यू सी के पनामा पेपर्स सिर्फ शरीफ फैमिली के हवाले से ही नहीं थे, बल्कि इसमें इतने लोग शामिल थे कि शायद हम जिनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन पनामा पेपर हमें एक्चुअली बताते क्या हैं? क्या हमें पनामा पेपर्स बताते हैं कि अमीर असर रसूख रखने वाले लोग, बड़े बिजनेसमैन लोग करप्शन करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? नहीं, ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन पनामा पेपर से हमें ये पता लगता है कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड इवन करप्शन वगैरह करते कैसे हैं। लेकिन जब यही लोग टैक्स नहीं देते, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन करते हैं, तो होता क्या है? हुकूमत रोड्स नहीं बना पाती, हॉस्पिटल्स नहीं बना पाती, बेहतर तालीम नहीं दे पाती, बेहतर फंक्शन नहीं कर पाती। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।